स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके जी। तो हम लोग आज मॉडल्स या इसको मेथड्स भी बोलते हैं, थ्योरी जो देखेंगे, जिसमें बेसिस सेट्स के पहले वो आप लोग सेलेक्ट करते हैं ना, कौन सा मॉडल है, कौन सा मेथड है या कौन सा थ्योरी है। तो जो हमारा गॉसियन के एस्पेक्ट्स में है उसी को हम लोग स्पेसिफिक देखेंगे कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हम लोग किस किस टाइप के मॉडल्स को यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, किसके कितने एडवांटेज हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं पहले ये मॉडल है क्या। तो अगर हम सब लोगों ने, तुमने सुना होगा ये SN2 मैकेनिज्म। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक SN2 मैकेनिज्म में ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से वन स्टेप रिएक्शन होता है ये SN2 मैकेनिज्म, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे रेडिकल पे, वो फिर किस तरीके से सब्स्टिट्यूट होता है। और इसमें SN2 इसलिए है कि वो दोनों तरफ से एक साथ एक ही वक्त में दोनों तरफ से, एक तरफ से अटैक होता है, एक तरफ से वो नया बॉन्ड, या समझ लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एक वक्त में होता है, दो डायरेक्शन से। इसलिए SN2 मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म प्री डिफाइंड लोगों ने या बता दिया कि ये इस मैकेनिज्म से ये कोई स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। तो मैं अगर मान लो ये इस रिएक्शंस की एग्जांपल लो कि OH नेगेटिव और CH3Br मिलके ये बस आयन का एक्सचेंज होता है, मतलब Br सब्स्टिट्यूट अलग हो जाता है और OH उससे अटैच हो जाता है। तो हमें एक सारे इस तरह की रिएक्शन के लिए हमें उसको मैकेनिज्म बताना नहीं पड़ता है स्पेसिफिक। हम क्या बोल देते हैं कि ये रिएक्शन जो है SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, कि इसमें कैसे अटैक हो रहा है, किस तरीके से इसके ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है और कैसे इसके प्रोडक्ट। तो एक सबसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हम लोग मॉडल या थ्योरी क्यों देते हैं, कि एक ही तरह का थ्योरी या कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम हर तरह के कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इस टाइप के रिएक्शंस हैं। तो ये जो हम इस फिगर में दिख रहा है ये एक SN2 मैकेनिज्म का ये है। तो वो उसमें अब जो भी रिएक्टेंट हो, जो भी TS हो, जो भी प्रोडक्ट हो, अलग अलग सिस्टम के लिए हम लोग हर किसी को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो एक फिक्स हो गया। तो एक सिंपल ये एक थ्योरीज है जो एक स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए दिया गया है। तो उसी के तरीके से जो हम लोग जो कंप्यूटेशन में भी इसी तरह की थ्योरीज देते हैं कि उस थ्योरीज के बेसिस पे हम लोग बताते हैं ये किस तरीके से अलग अलग सिस्टम में ये काम कर रहा है। अब क्या है कि जो मेथड है ये हर एक चीज़ के लिए हो सकता है। स्टेबल मॉलिक्यूल्स के लिए भी अलग हो सकता है, बीच के जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट, ये सबको ये डिफाइन करने के लिए इनफ है ना। तो और इसको हम लोग करते क्यों है कि इसका एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कुछ कुछ रिएक्शन इवेंट जो है वो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऑब्जर्व कर पाए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो वैसे इवेंट्स को भी ये मॉडल डिफाइन कर सकता है कि जैसे कि एक इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ और एक्सपेरिमेंट, जैसे इंटरमीडिएट हो गया या ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ये हम लोग ड्यूरिंग रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करके नहीं देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक मॉडल किसी ने दे दिया कि इस तरीके का SN2 अगर मैकेनिज्म है तो इस तरीके से इसके ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बन सकते हैं। तो बेसिकली यही इसका कॉन्सेप्ट है कि मॉडल या थ्योरी देने के पीछे हम एक जनरलाइज फॉर्म में रिएक्शंस या सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अब है कि कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हम लोग दो तरह के मेनली थ्योरीज पढ़ते हैं, है ना। एक है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स थ्योरी और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी। तो इनके जो बेसिक काम है हमारे, जैसे अगर क्वेश्चन सॉफ्टवेयर की ले लो, इन काम दोनों का सेम ही है कि वो बेसिक टाइप का कैलकुलेशन क्या करता है भाई, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि फोर्स को जीरो करता है या एनर्जी को मिनिमम मिनिमम करता है, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, उसके रिलेटिव मोशंस को बताता है हर एक इंस्टेंट पे, हर एक स्टेप्स पे। और क्या है, एनर्जी सिस्टम की बताती है, उसकी पोजीशंस क्या है, एटम्स की, न्यूट्रॉन की, उसके न्यूक्लियस की। तो कैलकुलेशन तो बिल्कुल ये सारा एक करता है, लेकिन फिर भी कुछ पैरामीटर्स या कुछ डिफरेंस है जो कि इस दोनों थ्योरी को अलग करता है। इसमें समझ में आया कि इसका थ्योरी का या मॉडल का इम्पोर्टेंस क्यों है इसमें? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ।
नहीं भैया, क्लियर है। ओके। यस सर। तो इसके जो मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स थ्योरी है, तो ये सिंपली अगर देखा जाए तो ये क्लासिकल फिजिक्स के लॉज पे काम करती है कि जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है एक एग्जांपल ले लें, हालांकि इसमें स्पेसिफिकली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही यूज होता है। तो ये लॉ ऑफ फिजिक क्लासिकल फिजिक्स को ये फॉलो करता है, और इसको इस डिफरेंस मेथड जो इस मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स मेथड में है, एक स्पेसिफिक पॉपुलर टर्म यूज होता है, फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड को अगर अगर हम लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये एक तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि जिसमें ये रिएक्शंस को या इसके कैलकुलेशंस को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो फोर्स फील्ड में क्या है कि कुछ कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स या कंपोनेंट्स समझ लो कि इसके मेजरली तीन तरह के कंपोनेंट्स हैं, कि एक सेट ऑफ इक्वेशंस होंगे जो कि उसके एनर्जीज या लोकेशंस ये सबको बताएगा कि ये किस तरीके से इसकी एनर्जीज वेरी कर रही है। और इसमें एक एटम टाइप्स होगा कि कितने तरह के एटम हैं, कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, या हाइड्रोजन कितने हैं। एटम टाइप्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो है किसी भी सिस्टम को हम लोग एक स्पेसिफिक केमिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या एनवायरनमेंट की बात करते हैं। जैसा क्या है कि अगर हमें सी के बॉन्ड को अगर देखना है तो यहाँ पे इस जो आर सी डबल ओ आर जो है, इसमें जो सी बॉन्ड, सी और ओ के बीच में जो बॉन्ड का रिलेशन है, और यहाँ पे आर सी एस थ्री में जो सी का बॉन्ड है, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह के बॉन्ड है। तो हमें किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना है, सीओ बॉन्ड के लिए स्टडी के लिए अलग टाइप एटम टाइप होगा, सी एच बॉन्ड के लिए अलग टाइप का होगा। तो वो सारे पैरामीटर्स फिटेड होते हैं, ये नहीं कि सी के साथ अगर बॉन्ड की स्टडी करनी है तो एक ही तरह का होगा, कि एटम तो एक ही है तो बॉन्ड भी एक ही तरह का होगा, नहीं। वो बॉन्डिंग उसकी कितने अलग अलग एटम से है उससे भी हो गया, उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो अलग होगा, उस पर चार्जेस कितने हैं, सारा चीज़ का कंसिडरेशन इसमें एटम टेस्ट में आता है। ठीक है। तो ये एक तो था कि सेट ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए उस फोर्स फील्ड को डिफाइन करने के लिए, और उसके साथ साथ एटम टाइप्स, और एटम टाइप्स से बहुत सारे पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं उस कैलकुलेशन में, कि हाइब्रिडाइजेशन, चार्ज, एटम टाइप, वो किस अदर एटम से कितने एंगल से जुड़ा है, कैसे बॉन्ड्स है, सारे पैरामीटर्स में इंक्लूडेड होते हैं वो कैलकुलेशन में। ये मतलब ओवरव्यू है ऊपर से कि ये थ्योरी में आखिर हो क्या रहा है, इसके अंदर डाला क्या गया है। हालांकि ये कैलकुलेट सारा सॉफ्टवेयर करता है। ठीक है। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट क्या है कि ये इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिस तरह हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस डिफाइन करते हैं, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें एम क्या है, ये स्पेसिफिक एक तरह से पैरामीटर है जो स्लोप है, कि लाइन तो हजारों लाइन हो सकती है, लेकिन मैं इस पैरामीटर को फिक्स कर रहा हूँ कि एम इक्वल टू मान लो कि 0.5 है, तो मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से जो सेट ऑफ इक्वेशंस इसमें आया, तो कुछ कुछ पैरामीटर्स होंगे, उस पैरामीटर्स को हम वैसा सेट करेंगे जो कि मेरे रियल सिस्टम्स से मैच करता हूँ। ये हमें नहीं करना है, ये ऑलरेडी इसमें फिटेड है सॉफ्टवेयर में। तो इसमें जो टर्म्स है वो क्यों है वो मैं समझा रहा हूँ, कि जो फोर्स कांस्टेंट उसमें कुछ कुछ होते हैं, उसको ट्यूनिंग इसीलिए किया जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट से मैच करे, जितना क्लोजली मैच कर सकता है। तो वही है कि फोर्स फील्ड में तीन पैरामीटर, तीन कंपोनेंट्स है एक तरह से देखो, कि एक है सेट ऑफ इक्वेशन जो कि उसके प्रॉपर्टीज, एनर्जीज, लोकेशन, मोशन सारे को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, और एटम टाइप्स उसमें बहुत सारी चीज़ें, और फोर्स कांस्टेंट जो कि एक पैरामीटर्स देता है, कांस्टेंट पैरामीटर देता है, जो कि हमें एक्सपेरिमेंट के क्लोज में इसकी एनालिसिस करने में हमें मदद करता है। हाँ। अब क्या है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की एक लिमिटेशन ये है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन की इंट्रैक्शन को इग्नोर करता है, कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंट्रैक्शन है ये इग्नोर करके चलता है। इसी वजह से जो पहले जो बताया गया है स्लाइड, कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थियरी, उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर मतलब इंट्रैक्शंस को कंसिडर किया गया, लेकिन मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स में इसी चीज़ को इग्नोर किया गया। इसी वजह से जो है ना, इसके जो रिजल्ट्स है थोड़े कम एक्यूरेट हैं।
क्योंकि इंटरेक्शन मेनली इलेक्ट्रॉन्स और उसके सराउंडिंग्स के एटम्स के पे डिपेंड करता है। तो इसमें हालांकि तो इसमें जो है इंटरेक्शन एमंग न्यूक्लियाई के बेसिस पे ये काम करते हैं। ये जो थ्योरी दिया गया है कि दो न्यूक्लियस के बीच में कितने डिस्टेंस है और क्या उनके इंटरेक्शन है, सिर्फ इसी चीज़ को इसने कंसिडर किया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को इसने इग्नोर किया है। तो इसमें एक जो है फोर्स कांस्टेंट की जो बात बताया था, जो इसमें जो कांस्टेंट आएंगे कि हम किस तरीके से इसको ट्यून करके उसमें फिटेड किया गया है उस स्पेसिफिक मॉडल में। तो उसके लिए एक टर्म आता है पैरामीटराइजेशन। तो इसी में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं इस फोर्स फील्ड को डिफाइन करने के लिए, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होते हैं पूरे सिस्टम को एक एक्यूरेट और अच्छे रिजल्ट देने के। तो उसमें जो पैरामीटर्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कंसिडर थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन वो इतने नहीं है जितने कि आगे के मॉडल जो आने वाला मॉडल उसमें स्पेसिफिकली किया गया है। तो इस थ्योरी मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स थ्योरी का समरी में हम ये देखते हैं कि ये एक इम्पेरिकल फोर्स पैरामीटर्स को यूज़ करता है, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग कॉमनली इसमें देखते हैं, वही यूज़ होता है। जो एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं या फोर्स को जीरो करते हैं, तो उसमें जो फोर्स के जो टर्म्स है वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो F = m है उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आया है। तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 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 इंटरेक्शन इसमें क्या कहते हैं इग्नोर किया गया, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है। हाँ, लेकिन बस ये है कि ये फास्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरेक्शन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू न्यूक्लियस का इंटरेक्शन। न्यूक्लियस तो दो एटम के बीच में बस एक बार का इंटरेक्शन ही होगा, क्योंकि न्यूक्लियस एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो अलग अलग है। उसमें भी वो कभी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है जो कि इस मॉडल में इसको कंसिडर नहीं किया गया है, इसीलिए फास्ट जरूर है लेकिन ये लेस एक्यूरेट है। और ये थोड़े बड़े सिस्टम्स के लिए इसीलिए आसानी से यूज़ किया जा सकता है कि 1000 तक एटम को हम लोग एक वक्त में सिमुलेट कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो इसके साथ इसमें हम लोग लिमिटेशंस पे एक तो बताया कि ये सारे रिएक्शंस एनर्जीज जो इंट्रैक्शंस है इसको कंसीडर नहीं करता है, कि जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। जो हम लोगों ने अभी तक जो टीएस या आईआरसी कैलकुलेशन में देखा, जो ट्रांजिशन स्टेट में किस तरीके से कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये जो है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स थ्योरी ये इसको डिफाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन को ही इग्नोर करके रखा है। और इसमें जो फोर्स फील्ड इसमें इसने जो डेवलप किया है इसके अंदर जो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो सारे मॉलिक्यूलर सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कुछ कुछ छोटे सिस्टम्स के लिए है या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सिस्टम्स के लिए है। हो सकता है जो हायर ट्रांजिशन मेटल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सब के लिए ये सारे फोर्स फील्ड डिफाइंड नहीं है, तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। और ये इसमें जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कंसिडर किया गया है, इसमें जो एम्पेरिकल फोर्स, इसी फोर्स के बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स भी डिफाइन करते हैं। उसमें भी यही सारे फोर्सेज रहते हैं, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही यूज़ होता है, और उसमें भी इस तरह के फोर्स फील्ड के कॉन्सेप्ट आते हैं कि स्पेसिफिक सिस्टम के लिए अलग अलग फोर्स फील्ड डेवलप किया जाता है। अभी भी बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी अंडर डेवलपिंग है। तो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स की तरह, ये भी थोड़ा फास्ट होता है। हाँ, तो इसमें अभी तक में जितना जो बताया है मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स थ्योरी, इसमें अगर कुछ है दिक्कत तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसमें जैसे लिखा है कि मैक्रोमोलिकुलर सिस्टम्स को ही एनालाइज कर सकते हैं इससे, जिससे मतलब जिसमें 1000 एटम्स अराउंड हो, और इसमें लिखा है कि इट इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो मतलब सर, और इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी नहीं कंसिडर करते, तो हम लोग ये मान सकते हैं क्या कि सेफली इसको विदाउट एनी क्वांटम कैलकुलेशन या विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वांटम थ्योरी इसको मतलब हम लोग इसको यूज करते हैं, या इसका थ्योरी है? मतलब इसमें सर कोई हाँ ओके, हाँ, बोलो। मतलब इसमें सर कोई क्वांटम का थ्योरी या कोई कैलकुलेशन वो सब नहीं यूज हुआ है ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल विदाउट क्वांटम है। हालांकि अभी कुछ कुछ ऐसे भी सिस्टम्स हैं
जिसमें हमें स्मॉल एनालिसिस के लिए हम लोग चूँकि ये सस्ता और फास्ट पड़ता है, तो हम इसकी एनालिसिस से कुछ छोटे मोटे एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको क्वांटम से करते हैं, ताकि वो मेरा जो इनिशियली कुछ एक साथ अगर मैं क्वांटम में ही शुरू में करूँ तो टाइम बच जाता है। तो हाइब्रिड कैलकुलेशंस भी होते हैं। तो इसको हम एक तरह से रॉ मटेरियल बनाने के लिए, मतलब रॉ फाइल बनाने के काम में आता है कि हम क्वांटम कैलकुलेशन से पहले ये कर सकते हैं। और जो रहा हुआ जो क्वांटम थ्योरी, जो इससे आगे आने वाला जो थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो फुल्ली बेस्ड उसी पे ही है, क्वांटम के लॉ पे। तो ये क्लासिकल फिजिक्स फिजिकल लॉ पे था, और वो जो आने वाला थ्योरी है वो क्वांटम केमिकल थ्योरी पे है। तो इसीलिए तो वो तो ज़्यादा उसका एडवांस। सर उसका एक्यूरेसी ज्यादा रहेगा, क्वांटम वाला जो रहेगा जिसमें पर हाँ कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो बताए ना, ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को इग्नोर किया गया। कोई भी केमिकल रिएक्शंस की सबसे बड़ी जो इन्फ्लुएंस वाली चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शंस हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को अगर निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो उसकी रिएक्शंस की या मॉलिक्यूल की एक्यूरेसी कैसे हम सही से बता पाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है ये इग्नोर करके चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ये पुरानी थ्योरी थी, इस वजह से ये इतने प्रैक्टिकल यूज़ में भी नहीं है। वही बताया कि कुछ रॉ फाइल्स हम बना सकते हैं, ताकि हम इसको इसकी मदद से हम लोग क्वांटम कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जो थोड़ा आसानी पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये थ्योरी जैसे बताया पिछला में, ये है कि एक फिजिकल लॉस पे बेस था, ये है पूरे क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे। तो इसके जो भी, हाँ, काम वही है, इसमें भी हम लोग ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन सारा वही करते हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम सारा बता है, लेकिन ये लॉ कम्प्लीटली बेस्ड है क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमें एनर्जी या उसकी प्रॉपर्टीज निकालनी होती है वो हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके निकालते हैं। तो हमें सॉल्व नहीं करना है, लेकिन ये है कि एक सिंपल एक स्ट्रक्चर है, वन टाइप ऑफ स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का है। और भी तरह का होता है, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन इसमें हम लोग ये है कि ये इसी इक्वेशंस को सॉल्व करके इस इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरीज में जो भी कैलकुलेशन होते हैं, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैलकुलेट होती है, जिससे हमें सारे रिजल्ट्स आते हैं। इसमें वेव फंक्शंस वगैरह है, जैसे ये चाहे ये वेव फंक्शंस है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये पूरा क्वांटम केमिकल केमिस्ट्री का मतलब थ्योरेटिकल ये है। तो बस हमें जानना है कि इसमें ये होता है, कैसे होता है कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है। अब क्या है कि इस कैलकुलेशन करने में हमारे तीन मेजर कंसिडरेशन लिए गए हैं। इस जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते वक्त तीन चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान दिया गया है। कि एक है कि इसमें जो वेव इक्वेशन है वो क्लासिकल प्लेन वेव इक्वेशन है, जो हम लोग एसएचएम से जानते हैं। उस वेव इक्वेशंस को कंसिडर किया गया है, उसके जो भी पैरामीटर्स है, एम्पलीट्यूड है, या जो भी इसमें एसएचएम के पार्ट्स है, उसको लिया गया है। और डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन में दोनों क्या कहते हैं प्रॉपर्टी है, एक मैटर या पार्टिकल नेचर की भी है और उसकी वेव नेचर भी है। तो डी ब्रॉगली ने इस दोनों को कंबाइन किया था कि दोनों में रिलेशंस क्या है। तो बेसिक केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा होगा कि वो NH/2 पाई, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में बताया था उसने, कि मैटर और वेव में क्या रिलेशनशिप है, वो दिया था उसने। इस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो इसमें है ही। तो ये तीन कंसिडरेशन के बेसिस पे जो है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व होता है। इसी सॉल्व करके इससे जो एनर्जी पैरामीटर्स या प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी बेसिस में हम लोग स्टडी करते हैं। अब क्या है कि ये इस थ्योरी की मदद से जो है ना, हमें क्वांटम नंबर्स और ओरिएंटेशन और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमें स्पेसिफिकली मिल जाते हैं कि इस ऑर्बिटल्स के क्या शेप्स है, कितने हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, कौन सा एक्टिव है, कितने में पार्शली फिल्ड है, कितने में फुल्ली फिल्ड है, मतलब पूरे ऑर्बिटल्स की जो जानकारी है, हमें इस मेथड से सारे हम इसको निकाल सकते हैं, जो कि पिछले जो MM थ्योरी थी उसमें ये मिसिंग था। तो ये डायग्राम में जो है
इसी इक्वेशन को अलग अलग लैंग्वेज से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि it is a wave equation in terms of wave function which yields the probability of physical value variable in terms of expectation values। ये सारे इसके मतलब अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और ये जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन ये स्पेस और टाइम का फंक्शन है। हमने जो पहले जो थ्योरीज वगैरह में देखी उसमें स्पेस को ही टाइम को कंसिडर नहीं किया गया था। हालांकि ये जो है टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन इसके और भी एक इक्वेशन है जो टाइम डिपेंडेंट है। वो मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो हम लोग यहाँ नहीं देखेंगे। तो ये इसका बेसिक है कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं, जो कि फुल्ली बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो इसकी समरी में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, वही बताया कि स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सॉल्व करके आता है। ये एमएम्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो और ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। इसमें चूंकि बहुत सारे पैरामीटर्स जो बताए ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने हैवी एटम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेगी। तो इसीलिए इसका कहता है कि ये थोड़ा स्मॉलर सिस्टम्स के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है, 100 एटम के आसपास। और जैसे उसमें तो 1000 एटम तक भी है, उससे ज़्यादा भी काम करता है। तो ये लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब कंप्यूटेशनल कॉस्ट ज़्यादा है, इसको रन करने में, कैलकुलेट करने में थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है, ठीक है। इस थ्योरी में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर इसमें अगर स्मॉलर सिस्टम्स के लिए ये एक्यूरेसी देता है तो मतलब व्हाई वी कैन नॉट एक्सटेंड फॉर लार्जर सिस्टम्स। लार्जर में कॉम्प्लेक्सिटीज़ है ना, जैसे बताया कि उसमें पुराने सिस्टम में सिर्फ न्यूक्लियस के इंट्रैक्शंस पे बात था कि दो न्यूक्लियस के बीच। अब अगर दो एटम है तो दो ही एक तरह का ही इंट्रैक्शन हुआ। उसी तरीके से तीन एटम है तो उसके एस्पेक्ट में 6 इंट्रैक्शंस मिलेगा। तो जितने ज़्यादा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते जाएंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का इसका अगर डिटेल थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें भी इतने एजम्पन्स हैं, वो सारे टू इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी को ही ये लोग एक्सेप्ट करता है कि हम लोग इतना कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं करते हैं कि दो एटम के बाद के या उसके बीच में अगर कोई है हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी ये अप्रोक्सीमेट करके ये थ्योरी को अभी तक दिया गया। हालांकि इसमें इम्प्रूवमेंट अभी भी हो रहा है कि अलग अलग अभी उसमें मशीन लर्निंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि और फास्ट सिस्टम कर रहा है। तो वो अंडर डेवलपिंग है समझो। तो वो अभी स्मॉलर मतलब 100 एटम तक में हो जाता है। अब इसमें भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, जैसे गॉसियन की तरह और भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर है, किसी किसी में वो इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के लिए भी सही रिजल्ट देता है, किसी किसी में वो कम पे भी। तो रन कराना अलग बात है, लेकिन हम रन करके जो रिजल्ट लाए वो हमारे रियल सिस्टम एक्सपेरिमेंट से भी तो मैच करनी चाहिए। तो पता चला हमने 1000 मॉलिक्यूल को रन तो करा लिया, कैलकुलेट भी हो गया, लेकिन जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो उतनी एक्यूरेट नहीं है। वो जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से काफ़ी डेविएट है, तो वो फिर मेरा सिस्टम सही नहीं हुआ ना। तो वो देखा गया कि 100 एटम्स के आसपास में इसकी एक्यूरेसी अच्छी है कंपेयर टू द पुराना जो एमएम थ्योरी था, ठीक है। ओके सर, ओके। ये कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं जस्ट अभी अप्लाइड क्वांटम केमिस्ट्री कोर्स में, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अच्छा, तुम लोग अभी पढ़ रहे हो। हाँ, अभी थोड़ा बहुत मतलब हाँ थोड़ा कैचअप करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मतलब वो 6 सब्जेक्ट्स हैं ना, बट हम कर रहे हैं मतलब धीरे धीरे। हाँ, मतलब इसमें ये भी है कि जैसे कि केमिकल, एज ए केमिकल इंजीनियरिंग हमें क्या है कि सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसके इंटरेक्शन एनर्जीज को हम लोग केमिकल कॉन्टेक्स्ट या एस्पेक्ट से हम लोग देख के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि मतलब मोटिव है कि हम इस एनर्जी ऑफ सिस्टम या जो भी है सिस्टम को हम लोग पहचाने और उसके हिसाब से हमारा रिसर्च जो भी हो। तो इसलिए हम लोग सॉफ्टवेयर बेसिस यूज़ और मेन एनालिसिस उस पे करते हैं। बाकी इसके पीछे अंदर जो कैलकुलेशन हो रही है पूरे कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री का पार्ट है कि वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है, आइगन वैल्यू कैसे निकाल रहा है, निगेटिव ही क्यों आ रहा है, एक क्यों आ रहा है, ये सारा क्वांटम कैलकुलेशन का वो पार्ट है।
तो एनालिसिस के लिए वो पार्ट जानना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए केमिकल इंजीनियरिंग में थोड़े इस चीज़ को कम। हाँ, अब इसमें अगर किसी को बहुत ज़्यादा अप्रोच रखना है, जो कि आगे किस तरीके से जो डेवलपर्स होते हैं इसके, ये अलग अलग जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उनको तो ये जानना ही होगा कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। इसलिए हम लोग को क्या है कि रन करा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इतना कि हम लोग अपने सिस्टम्स को अगर कुछ समझाना हो या उससे उससे रिलेटेड कुछ अलग एनालिसिस करने, तो उतनी हमें थ्योरी आनी चाहिए। इसलिए हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं, और बाकी क्वांटम केमिस्ट्री का अप्रोच अपोजिट है। वो थ्योरी की तरफ से आ रहे हैं, एप्लीकेशन के तरफ उधर से होते हुए हम लोग उल्टा एक्चुअली चल रहे हैं। तो हमारे लिए इतना एनफ भी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहे और हम ये मतलब इसका कंप्यूटेशन एनालिसिस ये सब करें नहीं, तो फिर हमारे रिसर्च का कुछ होने का नहीं। तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं वैसे। हाँ, उसमें जो जो चीज़ है उसको अगर जितना बढ़िया से ग्रैब कर लो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये थ्योरी ऑब्वियस सी बात है यूज़फुल है आगे भी। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरी थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर मैकेनिक्स पहली थी, ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। अब क्या है कि इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक के। इसमें जो बेसिक जो है मेजर तीन तरह की थ्योरीज हैं, मतलब इसके टाइप्स है समझ लो। तो एक तो है इसके क्या कहते हैं, सेमी इम्पेरिकल मेथड। तो ये क्या है, ये मेथड क्या है, ड्राइव किया गया एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे, कि एक्सपेरिमेंटल डेटा से हम लोग सारा निकाला, उसके बेसिस पे इसको डिज़ाइन किया गया है इस मेथड को। तो वो फुल्ली क्या है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट से डेटा लेके कंप्यूटेशन एक सिस्टम बना के हमने जो मेथड दिया वो एक सेमी एम्पेरिकल मेथड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्व तो करना है इसे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को सॉल्व किया है। इसकी सॉल्व की जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम है, सॉल्विंग की हर एक चीज़ को एग्जैक्टली कंसिडर नहीं किया है इसने, कुछ कुछ चीज़ों को अप्रोक्सीमेट लेके रफली कैलकुलेट करके इसने इस मेथड को दिया है, सेमी एम्पेरिकल मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो हम उसकी एक्यूरेसी तो हम लोग उसको उसकी कम हो जाती है। तो ये एक सेमी एम्पेरिकल मेथड है, इसमें एक्सपेरिमेंट के डेटा के बेसिस पे ही इसके पैरामीटर्स को ट्यूनिंग है जो भी करते हैं हम लोग। तो ये AMI, इसके जो कुछ कुछ एग्जांपल है, AM1, मिंडो, पहले अभी ये INDO मिलेगा तुम्हें गॉसियन में, ये पुराने नाम है इसके। बाकी PM3, PM6, ये सब जो स्पेसिफिक सेमी एम्पेरिकल मेथड्स के अलग अलग समझ लो ये इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये अलग इक्वेशन, ये अलग, लेकिन दोनों है सेमी एम्पेरिकल मेथड में। ठीक है, तो इसमें दूसरे जो है, ये थोड़ा एब इनिशियो मेथड है, जिसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, कि क्वांटम केमिकल का, कि वो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, कम्प्लीटली जो है कंप्यूटेशंस इसने सारे थ्योरीज तो रखे हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स है उसको कंप्यूटेशन के एस्पेक्ट से निकाला गया, और उसको बाद में वो मैच करेंगे या एनालिसिस के वक्त कि ये सिस्टम रियल सिस्टम या एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है कि नहीं। लेकिन सेमी इम्पेरिकल में ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली जो डेटा को लेके ही पैरामीटर को ट्यून किया गया है। यहाँ पे क्या है कि उसको डेवलप ही किया गया कि प्योर कंप्यूटेशन, फिर उसको हम लोग देखते हैं कि वो मेरा सिस्टम से मैच कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियस बात, इसमें कंसिडरेशन चूँकि लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यूज है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसके सारे चीज़ आ जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, उसके पोजीशन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियर, सारे चीज़। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कंप्यूटेशन थ्योरी दिया गया है तो ये कुछ हवा हवा में ही बात करता है, ये बिल्कुल रियल सिस्टम से मैच करता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन से रिएक्टिविटी सारे वो क्वांटम मैकेनिक्स से है। और यहाँ पे भी क्या है कि सॉल्व हम इक्वेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू करते हैं, लेकिन उसको ट्यूनिंग करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स को यूज़ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में इसमें ये सब जो फिजिकल कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट या मास चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर जो स्टैंडर्ड है, वो चीज़ में यूज़ होता है इस एब इनिशियो मेथड में। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जो भी कोई कंप्यूटेशनली कर रहे हैं, तो आखिर ये हम लोग जानते हैं कि क्वांटम जो है एकदम एकदम बेसिक लेवल है उसके, किसी भी सिस्टम के इलेक्ट्रॉन, एक हम लोग पहले एटम पढ़ते थे, एटम के भी अंदर अब इलेक्ट्रॉन, उसके भी अंदर में
इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी का क्लाउड, ये पूरा जो डिटेल डेप्थ की जो स्टडी है, इसलिए हम करें वहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल वहाँ से एकदम जहाँ से ओरिजिन हो रहा है। जिस तरह बिग बैंग थ्योरी कहते हैं ना कि वो उस वक्त वहाँ की स्टडी हो रही, तो बिग बैंग थ्योरी का के बेसिस पे हम लोग उसके प्रेडिक्शन अलग अलग एजेस या ये सब करते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग वहाँ उसके जो क्वांटम लेवल से जो स्टडी कर रहे हैं, इसीलिए इसको एब इनिशियो ये अलग लैंग्वेज में है, जिसका मीनिंग ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं एटम ऐसा है तो इसकी ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो इसके जो एग्जांपल्स है वो जो तुम्हें गॉसियन के मेथड में मिलेगा, एचएफ है जिसको हैट्री फॉक बोलते हैं। ठीक है, MP2 मेथड है, CCSD मेथड है। ठीक है, ये एब इनिशियो मेथड के गॉसियन में एग्जांपल्स मिलेंगे तुम्हें। इसकी जो तीसरी पॉपुलर क्या कहते हैं इस टाइप्स है वो है DFT, जिसको डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी बोलते हैं। ये मेथड है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके रीजंस हैं, क्या रीजंस है कि इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रॉन कोरिलेशन सिस्टम को मतलब ऐड किया गया है, जो कि एब इनिशियो में थोड़ा मिसिंग था। इसमें क्या है कि वो एक एक ऑर्बिटल के अंदर हम लोग जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें आपस में भी जो इंट्रैक्शंस है अपोजिट स्पिन का, उस चीज़ को भी एक डिटेल लेवल में मतलब यहाँ पे तो सुनने में आसान लग रहा होगा कि ये बस दो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन को कंसीडर कर लिया तो ये एक अलग थ्योरी बन गया। लेकिन इसकी जो है ना डेप्थ बहुत ही ज़्यादा अंदर इसमें थ्योरीज और इसमें कॉन्सेप्ट है DFT के अंदर। और ये क्या है, मतलब थोड़ा एक ऑप्टिमम है। एब इनिशियो मेथड क्या है ना, ये सस्ता भी है और इसके जो हायर मेथड है वो कुछ कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली भी है। ये DFT मॉडरेट में है, तो एकदम मॉडरेट एनालिसिस के लिए ये सबसे पॉपुलर और क्या कहते हैं मोस्ट यूज़फुल है, जिसको आसानी से लोग यूज़ भी कर लेते हैं। बहुत इसकी कंप्यूटेशन कॉस्ट भी नहीं है और एक्यूरेसी इतनी भी ख़राब नहीं है। तो इसमें भी जो एग्जांपल्स है, जैसे B3 लीप सबसे स्टैंडर्ड है, बाकी भी है B3PW, NT1, ये सब B3P86, ये इसके DFT के अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ये मेथड्स के, हम लोग बेसिस सेट की बात नहीं कर रहे, ये मेथड्स है सारे। ठीक है, अब क्या है कि ये तीनों जो है ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर थ्योरी के टाइप्स है, समझ लो, सेमी एम्पिरिकल, एब इनिशियो, डेंसिटी फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जब हम कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी की डिमांड कितनी है और हमारा सिस्टम कितना फिजिबल है क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। अब अगर उसके एक्सपेरिमेंटल डेटा है ही नहीं तो हम क्या कहते हैं सेमी एम्पिरिकल मेथड यूज़ कैसे करेंगे। हाँ, तो उसके लिए हमें एब इनिशियो मेथड जाना पड़ेगा। तो ये सारे मतलब एक एस्पेक्ट है हमें अपने सिस्टम्स को एनालाइज करने के लिए कि हमारा सिस्टम कैसा है, थ्योरी अवेलेबल है, हमारा जैसा डिमांडिंग होगा हम उसी हिसाब से अपने थ्योरी यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी समरी में देखते हैं कि सेमी एम्पिरिकल मेथड जो है ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव है और फेयरली एक्यूरेट है कंपेयर टू अदर जो मेथड है, ये एब इनिशियो या DFT। और एब इनिशियो का थोड़ा अच्छा खासा एडवांटेज है कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ सिस्टम्स के लिए इंक्लूड है। इसके जो HF थ्योरी है, HF थ्योरी में भी जो बेसिस सेट क्या कहते हैं ये 3 to 1G है, वो लगभग पीरियोडिक टेबल के मैक्सिमम एलिमेंट के लिए ये वैलिड है। अब डिपेंड करता है कि वो कितने हैवी मेटल है, ये मतलब एलिमेंट है, उसके हिसाब से एक्यूरेसी अप डाउन जरूर है, लेकिन ये अप्लीकेबल सबके लिए है। लेकिन ये चीज़ DFT के लिए कोई ज़रूरी नहीं। DFT के लिए हो सकता है जो छोटी बेसिस सेट पे हम लोग हायर एटम को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन एब इनिशियो का ये एक एडवांटेज है। ठीक है, कि ये ब्रॉड रेंज ऑफ सिस्टम के लिए है, इंक्लूडिंग मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, या वो सीरीज जो है लेंथनाइड या एक्टिनाइड सीरीज, सारे के लिए भी एब इनिशियो मेथड है। तो उसमें बहुत सारे है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे HF, जैसे HF भी है, MP2 भी है, CCSD भी है। तो किस सिस्टम के होगा वो हमें मतलब और भी इसके थ्योरीज है वो पढ़ने के बाद पता चलेगा, हाँ कि ये इस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, और अब जैसे DFT है ये मॉडरेट है, तो इसमें क्या है कि ये हो सकता है HF मेथड से बढ़िया रिजल्ट हो, लेकिन क्यों कोई ज़रूरी नहीं कि ये सबसे बेस्ट हो, क्योंकि कुछ कुछ जैसे ये CCSD है ये DFT से बढ़िया है। लेकिन DFT का किस चीज़ से बढ़िया है, वो हो सकता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर स्टडी हो
तो उसके लिए ये बढ़िया होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंट्रैक्शन हो तो उसमें फिर डीएफटी आगे जाता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि सबसे बढ़िया कौन है, वो एनालिसिस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टडी करनी है तो हम लोग उसको सिंगल पॉइंट एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी। तो उसमें जो है सबसे बेस्ट सिंगल पॉइंट एनर्जी जो है अब तक वो सबसे बेस्ट ये है CCSD। इससे हायर बेसिस सेट जो है वो नहीं है। मतलब CCSD तो ये मेथड है, इसमें भी जब एलिमेंट के हिसाब से बेसिस सेट करेंगे तो ये सिंगल पॉइंट के लिए सबसे हाईएस्ट समझ लो ये बेसिस सेट है। उसमें डीएफटी पीछे हो जाता है। लेकिन अगर रिएक्शंस की बात आए तो उसमें कभी कभी एब इनिशियो फेल हो जाता है, डीएफटी बेहतर रिजल्ट देता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कौन सा सबसे बढ़िया मेथड है कौन सा सबसे ख़राब है। वो सिस्टम्स के पे ये है कि हम किस तरीके से सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हमें कैसा एनालिसिस चाहिए, उसके हिसाब से हम लोग थ्योरी को हम लोग यूज़ करते हैं। तो तीनों टाइप में कुछ अगर डाउट हो तो बताओ। सर इसमें जब जब हम लोग जैसे ये चीज बोल रहे हैं कि इंटरेक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं या फिर मतलब जो भी है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, तो मतलब उसी मोमेंट ये भी एस्टैब्लिश कर दे रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग इट एज पार्टिकल और उसका वेव नेचर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं क्या सर? नहीं नहीं, वेब नेचर को नेगलेक्ट ना किया गया, तो ये है ना कि ये पूरा लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे ही ये काम कर रहा है। नेगलेक्ट कुछ नहीं किया गया इसमें। सर डीएफटी में पूछ रहे थे। नहीं, डीएफटी में मतलब वो एडिशनल जो इसमें कुछ इसके अलावा जो जो है ना इसमें एब इनिशियो में इलेक्ट्रॉन कोरिलेशंस के पैरामीटर्स को थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके लिया गया था, जिसकी वजह से कुछ कुछ सिस्टम में जो है इसकी रिजल्ट उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन कोरिलेशंस को ऐड किया गया। इसमें ऑलरेडी ये है, ऐसा एक लाइन और लिखा हुआ भी है, इट रिक्वायर्स सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक HF। इसकी जो सबसे मिनिमम जो है इसकी समझ लो थ्योरी है HF की, उसमें ये सारे चाहिए। और ये डीएफटी में ऑलरेडी ये सब चाहिए ही चाहिए, इसीलिए ये लिखा हुआ है कि HF जो इसके एब इनिशियो की सबसे मिनिमम थ्योरी है, उसमें लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये सब फिजिकल कांस्टेंट और एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स को बिना लिए जो ये डेवलप किया गया है, ये तो इसमें है ही। इसके अलावा ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन कोरिलेशंस को भी लिया गया है। ओके ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये मेनली थ्योरी के बेसिस पे ही था। तो क्या कर रहे हैं कि इसमें आज इतना ही रहता है कि किसी दिन जो है बेसिस सेट पे देखेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर से देखेंगे कि किस टाइप के बेसिस सेट्स हैं, हम लोग क्यों इसको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरीज उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो एक एक टॉपिक पे वो मतलब लोग सब्जेक्ट बन जाएगा। बेसिस सेट की अलग ही थ्योरी है। मॉडल थ्योरी तो इसको मैंने बहुत समराइज करके इसमें लिखा है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है। तो हमें उतनी डिटेल में नहीं पढ़ना है, किसी दिन हम लोग बेसिस सेट को भी डिस्कस करेंगे। तो मॉडल के लिए इतना ही। अगर इसमें कुछ समझ ना आए तो कोई भी पूछ सकते हो कुछ भी। बाकी मैं एक क्विकली जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ कि जैसे उसका तुम्हारा वो अकाउंट हो गया है ना, तो उसको कैसे ऐड करना है SSH में, और फिर परमिशन में उसको सबमिट कैसे करना है जॉब। ये ओके सर। SSH तो इंस्टॉल किया होगा ना, ये वाला सॉफ्टवेयर जो दिख रहा है। नहीं सर, वो सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी से ही ना करना। हाँ, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में जाके जो है उसमें से करना। ये वाला किया नहीं था, ये वाला भी कर देंगे। हाँ, जैसे सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में जाओगे उसमें यूटिलिटीज़ में आएगा। हाँ, यूटिलिटीज़ में यहाँ पे है ना ये SSH सिक्योर सेल 3.2, इसे करना है इंस्टॉल। और ये इस तरीके से ओपन होगा, इसमें प्रोफाइल में ऐड करेंगे। हाँ,
तुम्हारा अभी नया है तो इसमें ऐड प्रोफाइल करेंगे, कुछ भी नाम अपने से डाल सकते हैं, जैसे मैं अपना एक दोस्त का डाल के दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग एडिट करेंगे। एडिट में जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, तो ये होस्ट नेम कॉमन रहेगा, ये इसको मैं लिख के भी दे दूंगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, ये दिलीप वाला है। और इसमें यूज़र नेम रहेंगे, ये तो मेरा अपना था, तो इसका मैं तो उसका डाल दिया, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ यूज़र नेम डालना है, और यहाँ पे ये होस्ट का ही आईडी जो परमिशन यहाँ का इंटरनेट को ये कनेक्ट करेगा। ओके हम लोग कर देते हैं। फिर हमें वो एडिट हो गया, अब हमें इसे कनेक्ट करना है, उसको क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। पासवर्ड मांगेगा इसमें, ये लॉगिन हो गया हमारे इस पे। इसमें जो ये टैब दिख रहा होगा, ये न्यू फाइल ट्रांसफर विंडो, ये विंडो है, इसको हम क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये होम फोल्डर है, इसके परमिशन अकाउंट के, ये मेरे होम फोल्डर है, जिसमें ये सारे फाइल्स जो भी है ये इसमें पड़े हुए हैं। तो कैलकुलेशन यहीं से होगी, इसी फोल्डर से होगी, जो भी हमें स्क्रिप्ट फाइल होंगे, जो भी हमें चाहिए वो यहीं पे होगी। ठीक है, तो हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे गॉसियन का हमने कोई भी फाइल लिया, तो फेनॉल बनाते हैं। तो ये फेनॉल हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेट फाइल, हम लोग एकदम सेम उसका प्रोसीजर है, हम लोग इसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ये ठीक है, ये सारा चीज़। लिंक में हम लोग बस चेंज करेंगे, ये मेमोरी लिमिट में हम लोग, चूँकि ये परमिशन में है तो वो मेमोरी लिमिट उसमें हमें स्पेसिफाई करना होता है। तो हम लोग जीबी में अक्सर देते हैं, 6 GB का इसको फाइल, इसकी मेमोरी हमने दे दिया, सिस्टम में वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। प्रोसेसर भी हम लोग देते हैं, मिनिमम एक जॉब के लिए 8 असाइन है, लेकिन कुछ लोग यूज़ कर सकते ज़्यादा, लेकिन बेहतर है 8, क्योंकि वो फिर वो पेंडिंग में नहीं रहता है। ठीक है, और जो ये जो चेक पॉइंट फाइल इसमें जनरेट होता है, तो ये अगर टिक रहेगा तो इस सिस्टम के पाथ को फॉलो करेगा, कि इस जो फाइल हमने सेव किया है, मान लिया कि डेस्कटॉप में सेव है, तो सी यूज़र डेस्कटॉप, वहाँ पे ये, तो ये चेक है, इसका मतलब वो सिस्टम को लेगा, लेकिन मुझे इसको परमिशन में देना है, तो मुझे उसके जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होंगे उसी के बेसिस पे वो होगा। उसको दिखा दूंगा कहाँ पे, इसमें टाइटल आ गया, मेथड हो गया, जॉब टाइप ऑप्टिमाइजेशन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी हम लोग सबमिट का ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन एडिट में हम लोग देख लेते हैं कभी कभी फाइल में कुछ एरर तो नहीं है, तो सेव करने से पहले एक बार दिखा देता है। सिर्फ फिनॉल है ये, और है ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर शेयर्ड 8 है, ये मेमोरी है 6 GB है, जो सी एच के फाइल है ये फिनॉल डॉट सी एच के का नाम से आएगा। वरना वो, अगर वो चेक रहता है, हम लोग सिस्टम में रन करते हैं, तो वो उसके स्पेसिफिक पाथ उसमें दिखते हैं कि डेस्कटॉप में है, यूज़र है, न्यू फोल्डर के अंदर है, वहाँ पे, तो ये हमें वहाँ पे देना है, इसलिए ये सिंपली ठीक है, ये क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, इसको बस यहाँ सबमिट नहीं करना है, क्योंकि हमें परमिशन पे करना है। ठीक है, तो परमिशन पे एक तो डिफरेंस वही आया, ये दोनों स्पेसिफाई करना है, और दूसरा इसी में जो इसके फाइल को यहाँ पे ये नहीं करना है। ठीक है, अब ये फाइल जो है बन चुकी है, इन कहाँ पे, ये है ना, ये भी तो नहीं भी अच्छा ये है, अभी अभी के टाइमिंग से है। अब क्या है कि
ये फाइल को हमें उस विंडो के इसमें लेके जानी है। ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसको यहाँ से ड्रैग करके भी ला सकते हैं यहाँ से। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आ गया है। और ये विंडोज़ में .gzf इसके स्टैंडर्ड इनपुट फाइल के एक्सटेंशन होते हैं, लेकिन लिनक्स में स्पेसिफिक ये .com होता है इसका। तो ये चूँकि परमिशन लिनक्स इन्वायरमेंट में है, इसलिए हम लोग इसको फाइल को रीनेम करें, वरना ये वो रीड ही नहीं करेगा। तो gzf हटा के .com कर देना। ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना तुम दोनों को? हाँ सर। हाँ। तो ये जो है इसमें phenol.com जो इसके इनपुट फाइल का बस रीनेम हो गया। अब इसमें क्या है, रन करने के लिए एक स्क्रिप्ट फाइल होती है। वो स्क्रिप्ट फाइल ये है, लिंडा के नाम से है। एक सेकंड पहले देख लेता हूँ इस पर कुछ रन तो नहीं कर रहा है। तो ये स्क्रिप्ट फाइल है, इसको ओपन करके बस हमें इसमें, जैसे इसमें इसके स्क्रिप्ट को ज़्यादा समझना नहीं है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये केमिकल का अकाउंट है तो ये केमिकल यहाँ होना चाहिए। डिस्पैच एरर आउटपुट ये ऑटोमेटिक ये देगा। ये जॉब नेम में जो ये दिख रहा है, ये हमारा क्या कहते हैं, वही फाइल का नेम होना चाहिए। तो जब भी हम लोग नया जॉब से सबमिट करेंगे तो हम लोग उसके नेम को यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे ये फिनॉल ही था ना, और तो कुछ नहीं है। ये यहाँ दो दो जगह, एक यहाँ नेम होगा और एक यहाँ जॉब प्रोफाइल, दोनों जगह जो है इसको नाम में रीनेम कर दिया। उसके बाद ये दो नोड ऑटोमेटिक है, इच 14 आवर्स के ये टोटल मैक्सिमम टाइम लेंथ है। इस पे 8 सीपीयू टास्क हुए जो हमने वहाँ भी दिया था। बाकी ये इसमें यहाँ पे जो है ये सीरा यूज़र आईडी है, ये है वो स्पेसिफिक। जैसे तुम अगर ये सेम स्क्रिप्ट फाइल करोगे तो यहाँ पे ये करना ज़रूरी है। तो देखेगा कि ये जो फाइल रन हो रहा है जिसके अकाउंट से, वो ये यूज़र है कि नहीं। अगर सेम को रन करा दिया बस फाइल नेम रीनेम करके तो नहीं होगा। तो ये हमने ये स्क्रिप्ट में बस क्या है, नाम को चेंज करना है यहाँ दो जगह, बाकी कुछ नहीं। बस ये चेक करना है कि ये तुम्हारा ये यूज़र रेडी होना चाहिए। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ये इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है मॉडिफाई हुआ है, तो ओके यस। अब क्या है कि हमने रन कराना होता है स्क्रिप्ट को ही। ये स्क्रिप्ट को हमने एडिट किया था ना, ये .sh। हाँ ये है ए वाला पार्ट। तो इसका रन के जो है इसमें कमांड्स है, कुछ कुछ कमांड्स है जो कॉमन है, मतलब वो धीरे धीरे यूज़ करना है हमें। इसमें प्रो नहीं चाहिए, जो जो स्पेसिफिक कमांड हमें चाहिए होता है। तो रन कराने के लिए एस पैच हम लोग यूज़ करते हैं, SBATCH बैच। और जो स्क्रिप्ट के, जो स्क्रिप्ट पे तुमने रीनेम किया है, तो ये है लिंडा। ये तो फाइल क्या क्या ध्यान देना है कि इनपुट फाइल वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ पे .com लगाना है वो इनपुट के लिए। फिर वही फाइल का विदाउट .com, बिना .com का स्क्रिप्ट में नेम चेंज करना है, और फिर ये कमांड से हमें रन करा देना है। तो ये सबमिट कर दिया हमने जॉब। इसके स्टेटस देखना हो तो ये तो अब एरो दिखाते हैं, पुराने कमांड्स को दिखाता है क्या क्या यूज़ किया है। तो वैसे जो भी रन हो रहा है उसके लिए हम लोग SQ कमांड यूज़ करते हैं।
ये नॉर्मल है। फिर कौन से यूज़र का डिटेल देते हैं जो है, जैसे ये सीरा यूज़र का नाम है, ये यूज़र के लिए, ये इसका क्यू को कितने रन चल रहे हैं, तो ये है। तो क्या ये नाम जो है फिनॉल है, यूज़र आईडी ये है, स्टेटस इसका रनिंग में है, टाइम ये 32 सेकंड से रन कर रहा है, ये 2 कोर पे काम मतलब रन हो रहा है, इस कोर के ये नाम है। क्या इतना दिख रहा है सही से? ये है। तो हमें बार बार चेक करना होगा कि ये क्या रन कर रहा है, इसे ये अभी भी ये रन कर रहा है इसके बाद। तो ये सिंपली ये था। इसमें कुछ कुछ और भी कमांड्स है जो कि मतलब धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे तुम लोग भी, कि एक है कि मैक, ये पूरा लिनक्स इन्वायरमेंट पे एक करता है। तो इसे मैक dir, कोई भी मैं एक फोल्डर अगर बनाओ जैसे उदय नाम से, अच्छा, ओ यहाँ पे नहीं। खैर इसका कुछ कुछ जो कमांड्स है वो मैं बता दूंगा, या नेट पे भी देख सकते हो कि जो लिनक्स की जो बेसिक है, फोल्डर बनाना, रीनेम करना, रिमूव करना, ये सब सारे तो कुछ कुछ ही यूज़ होते हैं। एक तो ये हो गया कि हमें रन कैसे करना है, उसके स्टेटस को कैसे देखना है। अभी ये कोई इस सीक्वेंस करने पे ये फाइल नहीं दिख रही, इसका मतलब वो मतलब ख़त्म हो चुका है। तो फिर हम लोग यहाँ पे जो विंडो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ पे ये गया एनोल, ये है। तो हमने ये दिया था इनपुट, ये इसने CHK फाइल दिया है, ये इसके लॉग फाइल है, और ये ऑटोमेटिक इसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद से भी एक इनपुट फाइल बनाया है। हमें लॉग फाइल चाहिए, यहाँ पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, स्ट्रक्चर हमें मिल गया है। यहाँ रिजल्ट में देख लेते हैं इसकी समरी, ऑप्टिमाइजेशन में सारे कन्वर्ज है। ठीक है, तो ये सिंपल ये तरीका है कि हमें इनपुट फाइल अपने सिस्टम में बनानी है, उसको ले आके वहाँ इंपोर्ट करना है, रीनेमिंग करनी है, स्क्रिप्ट में भी चेंज करना है, और फिर रन करा देना है। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? एक बार तुम्हारा अनुष्का ये अकाउंट है ना, इसको एक बार अपने में ऐड करके और एक ट्रायल रन करके देखना कि कुछ इशू तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके। तो एक बार तुम्हारा उदय अपना भी अकाउंट का भी कुछ जो भी है इशू उसको करके देखना, और जी बाकी भैया, मैं तुरंत, हाँ, हम्म, बाकी तुरंत अच्छा उनको तक। मैं एक फॉलोअप मेल लिख दूंगा अभी। हम्म, और इसमें अगर कुछ इशू हो तो वो अपना तो मैं करके। आपको डेफिनेटली पिंग कर दूंगा। मैं हम्म उनके रिप्लाई का वेट कर रहा था। मैं जब सोचा कि थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद इसमें थोड़ा टाइम लगे,